Welcome back, everybody. This is our second class in NEET previous year questions for chapter Mechanical Properties of Fluid. Before this, we have made one videos in this chapter, and that video can be easily found on our YouTube channel. Name of channel is again Point Basic, and there is a dedicated playlist for these type of videos. We have also started similar series for NEET previous years, so you can go and check those videos also. And if you found this stuff and these old videos playlist useful, then do press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate with whatever amount is possible. With this amount in future, we will be able to bring you better quality content with more questions and something with better video resolution or better video quality. So with this, let's start today's video. And I think we have completed up to question number 13 or something. Here it is. This was the last question. I think, yes, this was the last question which we covered. And today we are going to start with this number. So let it adjust it slightly. Two spherical metal balls having equal masses. Let me adjust the brush. Yes. So mass is equal of material density rho 1 and rho 2. Rho 1 is 8, rho 2 have radii 1 mm and 2 mm respectively. They are made to fall vertically from the rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity is equal to neta and whose density is rho 1 2. Density ratio of terminal velocity. So terminal velocities का रेशियो हमें बताना है. तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है Vt is equal to 2/9 r square g neta बाय इंटू डेंसिटी डिफरेंस. और ये डेंसिटी डिफरेंस कौन सा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है और यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी होती है. तो हम पहले बिकॉज मेटल बॉल है और यहाँ पे देखिए मास कहीं पे नहीं आता, यहाँ पे उनकी डेंसिटीज आती हैं ओनली. सो हम वैल्यूज को पुट करते हैं. पहली बॉल है जिसकी डेंसिटी रो 1 है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 0.1 टाइम्स रो 2. सो अज्यूम करें अगर हम दैट जो हमारे पास रो 2 है, रो 2 को अगर हम रो नोड मान लें बिकॉज सबके सब इसके रिस्पेक्ट में होंगी, तो जो रो 1 है इट इज 8 टाइम्स रो 2 मीन्स 8 टाइम्स रो नोड. और जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी है 0.1 टाइम्स रो 2 यानी कि 0.1 टाइम्स रो नोड. और हमारे पास फर्स्ट की रेडियस है r1, इट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर और r2 है 2 इंटू 10⁻³ मीटर. सॉल्व करते हैं तो v1 निकालते हैं हम. टर्मिनल वेलोसिटी फॉर बॉल 1 इज इक्वल टू 2/9 r1. यहाँ पे r1 आएगी और r1 का स्क्वायर आएगा यानी कि 10⁻⁶ आएगा इंटू g डिवाइड बाय नीटा. एंड नीटा एज इट इज रख लेते हैं बिकॉज नीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है. और यहाँ पे आएगी रो 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड दैट इज 7.9 रो नॉट. सेम अगर हम दूसरी बॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं Vt2, तो ये अगेन 2/9 यहाँ पे रेडियस हो जाएगी. R2 का स्क्वायर होगा, दिस विल बी 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू जी और नीटा एज इट इज रहेगा. और अब हो जाएगा रो 2 माइनस रो एल यानी लिक्विड, और ये हो जाएगा 0.9 रो नोड बिकॉज ये होगा रो नोड माइनस 0.1 रो नोड. सो 0.9 रो नोड. दोनों को डिवाइड कर देते हैं. Vt1 Vt2 तो 2/9 सब में कैंसिल हो जाएगा. जी और नीटा दोनों में कैंसिल हो जाएगा. रो नोड दोनों में कैंसिल हो जाएगा. यहां से बचता है ओनली 1/4
और यहाँ से बचेगा 7.9 बाय 0.9, इसको आप लिख सकते हो पॉइंट रिमूव करके 79/9, और ये हो जाएगा 79/36, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to. तो हमें ये बताना है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट किसके प्रोपोर्शनल होगी। सो वी नो जो हीट है, हीट को आप किससे निकाल सकते हो, पावर से, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी कि आपको क्या निकालना, अगर आप हीट ले रहे हो तो आपको निकालना है d/dt ऑफ हीट, और ये होता है पावर। और जो पावर का आपके पास फॉर्मूला होता है, पावर को आप लिख सकते हो फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया रेट ऑफ प्रोडक्शन हीट ऑफ ए स्फीयर, ये किसकी वजह से है, विस्कस फोर्स की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके लिए हमें रेट ऑफ हीट निकालना है। तो जो विस्कस फोर्स होता है उसके लिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा आर वी। तो ये वैल्यू को हम जब यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो d/dt ऑफ हीट इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए 6 पाई नीटा आर वी इंटू वी, सो ये हो जाता है 6 पाई नीटा आर इंटू वी स्क्वायर। और जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से चल रहा होगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। अब जस्ट हमें प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, तो जो 6 पाई नीटा है हम इसको रिमूव कर देंगे, तो ये जो हीट का रेट है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर इंटू वी टी स्क्वायर, और हमें ये पता है वी टी होता है 2/9 आर स्क्वायर जी नीटा और डेंसिटीज का डिफरेंस। सो फ्रॉम हेयर जो वी टी है वो इटसेल्फ आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वी टी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और R4 इंटू आर हो जाएगा R5। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the water surface. If surface tension of the water is 0.7 Newton meter, then the excess force required to take it away from the surface is, जब मीन्स आपको उसको सरफेस से रिमूव करने के लिए कितना फोर्स एक्सेस आपको लगाना पड़ेगा। सो सपोज कीजिए जो आपकी सर्कुलर डिस्क है वो कुछ ऐसे है, ये हमारी सर्कुलर डिस्क है और इसके अराउंड यहाँ पे वाटर है। तो जो सरफेस टेंशन होता है हमेशा वो सरकमफ्रेंस पे लगता है, मींस जो टोटल लेंथ आउटसाइड है जो वाटर को टच कर रही होगी, जो इंटीरियर एरिया है वो वाटर को टच नहीं कर रहा, तो वहां पे सरफेस टेंशन नहीं लगेगा। जो एक्सटीरियर एरिया है वहां पे हमारे यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा। और जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, और यहाँ पे जो लेंथ है जिसपे फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, सो 2πr। तो जो फोर्स होगा यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा S इंटू 2πr, S इज सरफेस टेंशन दैट इज 7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू r दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, सो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ये देता है आपको 88, और 88 को आप जब 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे, नोट 88, ये 22 इंटू 2 44 होगा, 44 को आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देता है 198 इंटू 10⁻⁻4 होगा, और इसको लिख सकते हो 19.8 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सोप सॉल्यूशन इज नियरली। तो यहाँ पे आपको एक सोप बबल फॉर्म करना है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली एक सोप बबल है जिसकी रेडियस हमारे पास 0 सेंटीमीटर है, और फिर हमने उसकी रेडियस को क्या कर दिया, इंक्रीज करके 2 सेंटीमीटर कर दिया। तो अगर आपके पास ऐसे इंक्रीज इन एरिया आ जाए, मींस इनिशियल कंडीशन हो और उससे आपके पास फाइनल कंडीशन आ जाए, तो आप क्या यूज कर सकते हो, जो सरफेस टेंशन है इसके हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो होता है फोर्स बाय लेंथ, और दूसरा होता है एनर्जी स्लैश वर्क बाय चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंडीशन अवेलेबल हो। तो हम यही ट्रिक यूज करते हैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग में ज्यूम कर लेते हैं कि सोप बबल की रेडियस 0 सेंटीमीटर है, और अब हमने जब उसको बना इंक्रीज करके 2 सेंटीमीटर तक कर दिया, तो जो इनिशियल एरिया होगा सोप बबल्स बिकॉज स्फेरिकल होता है तो उसका एरिया होता है 4πr²। ये हमारे पास उसका इनिशियल एरिया होता है। बट जब आप सोप बबल फॉर्म कर रहे होगे तो उसके इनसाइड भी एयर होगी और आउटसाइड भी एयर होगी, तो यानी कि वहां पे दो फ्री सरफेस है। जो भी आपका सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा उसको फ्री सरफेस माना जाता है। तो आपको दोनों के एरिया लेने होते हैं, तो यानी इनिशियली तो आपका एरिया 0 ही रहेगा, फाइनल आपका सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस, बिकॉज दो फ्री सरफेस है, इंटू 4π जो आपके पास 2 सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻⁴। सो सरफेस टेंशन की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू एनर्जी और वर्क डिवाइडेड बाय दिस होल वैल्यू। तो ये आपको देगी 16 इंटू 2 32π इंटू 10⁻⁻⁴, और ये उधर जाके क्रॉस हो जाएगा। तो एनर्जी आ जाएगी 32π इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶। और जब आप इसको सोल्व करोगे, बिकॉज जो 3π होता है वो आपको 10 के आसपास की वैल्यू देगा, ये जस्ट हमारा अप्रोक्सीमेशन है। तो ये देगा आपको 320 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसको आप लिख सकते हो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, जो कि हमारे इस वाले ऑप्शन से अप्रोक्सीमेटली मैच करता है। ये हमने अप्रोक्सीमेट किया यहाँ पे आंसर को, कैलकुलेशंस को, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो अगर सोप बबल एक्सपेंड होता है तो प्रेशर बताना है। तो सपोज कीजिए ये आपके पास एक सोप बबल है, यहाँ पे एक तो इनसाइड प्रेशर है और एक आउटसाइड प्रेशर है। तो सोप बबल के केस में P इनसाइड होता है P आउटसाइड प्लस ये, बिकॉज यहाँ पे दो सरफेस एरिया है फ्री, दैट इज 4s/r। नाउ अगर आप रेडियस को इंक्रीज कर देते हो तो P आउटसाइड तो कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट है। अगर आप रेडियस को इंक्रीज करोगे तो जो P इनसाइड है ये वाली वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो एज ए होल P इनसाइड डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। तो ये बताना है कि अगर सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली पहले आपके पास एक सरफेस होना चाहिए। सपोज ये हमारा सरफेस है, तो इस पे लिक्विड दो टाइप की सिचुएशन में हो सकता है। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन जब वो स्फेरिकल डोप टाइप बनाए, और ये होगी सेकंड सिचुएशन। तो जो ये वाला सिनेरियो है इसमें लिक्विड सरफेस को वेट कर रहा है। वेट करने का मीन्स लिक्विड सरफेस के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, और इसमें जो आपका लिक्विड है वो सरफेस के साथ बॉन्ड्स नहीं बना रहा, उसके अपने बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो स्फेरिकल शेप में ही रह रहा है। अगर कोई भी लिक्विड स्फेरिकल शेप में है मीन्स उसके इंटरनल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है और वो सरफेस को वेट नहीं कर रहा उस सिचुएशन में। तो अब अगर हम यहाँ पे एंगल्स मेजर करें तो इस सिनेरियो में जो एंगल होगा वो आप एक लाइन सरफेस से ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन जो इसका आउटर सरफेस है इससे ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये है ग्रेटर देन 90 यानी एक्यूट एंगल है। और इस सिनेरियो में एक लाइन सरफेस के अलोंग जाएगी और एक जो लिक्विड का सरफेस है उसके अलोंग जाएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पे
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। तो अगर आप देखोगे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो जब सरफेस को वेट करता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है। तो हियर इट इज डू नॉट वेट, सो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A capillary tube of radius r is immersed in water and rise in it to a height h. The mass of water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in the water. The mass of water that rise in the tube. तो ट्यूब के अंदर कितना वाटर राइज होता है हमें ये बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 2r वाली है हमारे पास उसकी हाइट निकालते हैं, हाइट्स का रेशियो निकालते हैं। तो जो हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर हो जाएगी 2t कोस थीटा बाय आर रो जी, और यहाँ पे डेंसिटी वाटर की है, जी ग्रेविटी है, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी है, टी सरफेस टेंशन है, कोस थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। दोनों सिनेरियो में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम रहेगा एंड H2R हो जाएगा हमारे पास 2t कोस थीटा बाय 2r रो जी, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे हाफ 2t कोस थीटा बाय आर रो जी। तो जो H2R हो जाती है दैट कम्स आउट टू बी हाफ HR, और आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो दैट HR बाय H2R इज इक्वल टू 2। तो हाइट्स का रेशियो 2 है। अब सपोज कीजिए आपके पास दो कैपिलरी हैं, ये हमारी पहली कैपिलरी है और ये सेकंड कैपिलरी है। पहली कैपिलरी में पानी यहां तक है जिसको हमने हाइट बोल दिया H, और ये दूसरी कैपिलरी है, इसके अंदर पानी कितने हाइट पे होगा, जो H2R है वो HR/2 होगी, यानी कि H/2 पे होगा। और हमें मास पता है कि पहले कैपिलरी का जो वाटर है उसका मास कितना है 5 ग्राम्स है, तो इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। और एक और जो एडिड वैल्यू हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है दैट इज रेडियस, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है। तो इसके अंदर जो लिक्विड वाटर है, इसके अंदर जो इतना लिक्विड वाटर है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम होगी एरिया इंटू हाइट, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम है। अगर हम मास बनाएं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, एच इंटू रो। तो ये बन गया इसके अंदर जो मास है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें 5 ग्राम्स गिवन है। सेम अगर इसके लिए करते हैं हम तो यहाँ पे जो V2 हो जाएगा दैट विल बी A2, यानी कि यहाँ पे जो एरिया है इंटू हाइट दैट इज H/2, और एरिया हो जाएगा पाई, बिकॉज रेडियस 2r है तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू H2, और ये 2 से 2 कैंसल, ये देगा आपको पाई इंटू 2r स्क्वायर इंटू एच, ये होगी वॉल्यूम। और अगर इसका मास बनाएं तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को आगे ले लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, और जो ये वाली वैल्यू है ये सेम है और हमें ये पता है 5 ग्राम्स है, तो M2 हो जाएगा 5 इंटू 2 10 ग्राम्स। अब आंसर जाके चेक करते हैं, तो ऑप्शन जो बी है हमारा इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A soap bubble having radius 1 mm, radius 1 mm given है, is blown from a detergent solution having surface tension भी given है। The pressure inside the bubble is equal at a point Z node below the free water surface। तो हमें वो जो Z नोड है उसकी वैल्यू बतानी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनसाइड का प्रेशर बताना होगा, और वो प्रेशर किसी डेप्थ के इक्वल है तो वो डेप्थ बतानी होगी। सो इनसाइड का प्रेशर क्या होगा, बिकॉज ये सोप बबल है, तो जो सोप बबल होता है उसका जो प्रेशर होता है दैट इज 4s/r, पी नोड प्लस 4s/r। सो पी इनसाइड हो जाएगा, पी इनसाइड द सोप बबल, पी आउटसाइड प्लस, बिकॉज यहाँ पे 2 सरफेस एरिया है, सो 4s/r। और पी आउटसाइड कितना होगा, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उसके इक्वल होगा,
So 1.01 into 10 raised to power 5 plus 4 times surface tension, that is 25 into 10 raised to power minus 2 divided by radius, that is 1 mm, or 1 into 10 raised to power minus 3. So ये आपको 100 देगा और 100 से ये 10 raised to power 2 यहीं पे फिनिश हो जाएगा और ये ऊपर जाके 10 raised to power 3 देगा. So 1.01 into 10 raised to power 5 plus 10 raised to power 3 हमारे पास आता है. तो ये हो जाता है प्रेशर इनसाइड द सोप बबल. इसको हम फर्दर सोल्व नहीं करेंगे बिकॉज हमें कंपेयर करना है. अब ये पूछा गया कि सेम प्रेशर अगर वाटर के अंदर किसी डेप्थ पे है तो वो डेप्थ बतानी है. अब कंसीडर कर लीजिए ये सरफेस लेवल है, तो सरफेस लेवल पे कितना प्रेशर होता है? पी एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है सरफेस लेवल पे. और अगर हम ये डी डेप्थ नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा पी एटमोस्फेरिक प्लस डी रो जी. अब ये वाला प्रेशर और ये दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल है, ये भी पी एटमोस्फेरिक ही है. सो पी एटमोस्फेरिक प्लस डी रो जी, ये पी एटमोस्फेयर ही है, सो पी एटमोस्फेयर लिख देते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन. प्लस 10 रेज़ पावर 3, ये दोनों कैंसल यहाँ पे. डी डेंसिटी 10 रेज़ पावर 3 होता है, ग्रेविटी 10 होता है, इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 3. सो डी की वैल्यू आ जाती है 1/10 मीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए होगा. आगे बढ़ते हैं. A rectangular film of liquid extended from 4 cm 2 cm to 5 cm 4 cm. If work done हमें गिवन है, सरफेस टेंशन की हमें वैल्यू बतानी है. सो अगेन हमने ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी जस्ट किया था, दैट सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ एंड आल्सो वर्क बाय चेंज इन एरिया. तो यहाँ पे देखिए इनिशियल एरिया गिवन है हमें A1 दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो चेंज इन एरिया कितना आ गया? डेल्टा ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है 12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. सो और हमें वर्क भी गिवन है ऑलरेडी, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4. ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. 3/12 इज 1/4 और 1/4 होता है 0.25 न्यूटन मीटर. दैट इज जो ऑप्शन ए है हमारे पास, इट इज द राइट ऑप्शन. आई थिंक ओह सॉरी वेट, हमने एक मिस्टेक कर दी. मिस्टेक हमने क्या किया कि जो ये आपकी रेक्टेंगुलर फिल्म है इसमें दो सरफेस एरिया होंगे, एक आगे फ्रंट साइड में, जैसे मान लो अगर ये आपकी फिल्म है तो एक फ्रंट एरिया होगा एक बैक एरिया होगा, तो यहाँ पे भी दो फ्री सरफेस है, तो टोटल एरिया क्या होगा इसका डबल हो जाएगा. तो यहाँ पे साथ में 2 भी आएगा, यहाँ पे भी साथ में 2 आएगा और यहाँ पे डिवाइड में 2 होगा और ये देगा 0.125 न्यूटन मीटर इनवर्स. सो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्री सरफेस एरिया कितने हैं. समटाइम्स यू कैन मेक मिस्टेक, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली आप दोबारा नहीं करेंगे मिस्टेक को. आगे बढ़ते हैं. 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 एंड ρ3, और डेंसिटीज का रिलेशन गिवन है ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3 हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन. तो टी सेम है सबके लिए. राइज टू सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज. अब देखिए ये बोला गया हाइट सेम है, एच इज सेम और कैपिलरी आइडेंटिकल है, तो रेडियस इज आल्सो सेम, आर भी सेम है. तो अब ये बताना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट में क्या रिलेशन होगा. तो जो हाइट है, अगर हम हाइट के लिए फॉर्मूला लिखें तो हाइट का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय आर रो इंटू जी. अब ये बोला गया है कि ये हाइट सबके लिए सेम है, तो h1 h2 h3 सब सेम हो गया. तो उस सिनेरियो में अगर हम इक्वेट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2t cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय आर जी रो 1 इज इक्वल टू 2t cos थीटा 2 आर जी रो 2
इज इक्वल टू 2t cos थीटा 3 आर जी रो 3। सो 2t कैंसिल हो गया, आर जी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिलेशन बचता है cos ऑफ थीटा 1 बाय रो 1 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा 2 रो 2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा 3 रो 3। नाउ हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है कि रो 1 सबसे हाईएस्ट है और रो 3 सबसे कम है। तो सपोज कर लीजिए, जस्ट फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस, जो रो 1 है, जस्ट ये एग्जांपल के लिए हम कर रहे हैं, रो 1 को हम मान लेते हैं 15, रो 2 को हम मान लेते हैं 10 और रो 3 को हम मान लेते हैं 5। सो रो 3 सबसे कम है और रो 1 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा cos थीटा 1 बाय 15 इज इक्वल टू cos थीटा 2 बाय 10 इज इक्वल टू cos थीटा 1 बाय 5। तो अब बिकॉज ये इक्वल हैं तो आप देख सकते हैं कि जो cos थीटा 1 है उसकी वैल्यू को सबसे ज़्यादा होना पड़ेगा, और जो सॉरी हमने इक्वली लिख दिया, हाँ ये 3 आएगा। cos थीटा 1 की वैल्यू को सबसे ज़्यादा होना पड़ेगा और cos थीटा 3 की वैल्यू को सबसे कम होना पड़ेगा, बिकॉज जो रेशियो है वो इक्वल है। अगर हम मान लें कि रेशियो 1 है, सपोज कर लीजिए कि रेशियो 1 है, तो cos थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, थीटा 2 की 10 आ जाएगी और थीटा 3 की 5 आ जाएगी। सो यहाँ से हम बेसिक आइडिया ले सकते हैं जो जिसके लिए हमने अप्रोक्सीमेशन किया था, दैट cos ऑफ थीटा 1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर cos ऑफ थीटा 2 आएगा और फिर cos ऑफ थीटा 3 आएगा। नाउ अगर आप cos का ग्राफ देखते हो, हमारे पास साइन cos थीटा टेंजेंट तीनों के ग्राफ होते हैं। साइन की कर्व आपको ऐसे मिलती है, जो cos है cos की कर्व आपको ऐसे मिलती है, और जो टेंजेंट है टेंजेंट की कर्व कुछ ऐसे जाती है। तो जो cos है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर cos डिक्रीजिंग है और ये बोला गया है कि cos का थीटा 1 आपका ग्रेटर है, cos थीटा 1 आपका ग्रेटर है cos किससे, थीटा 2 से, तो जो बिकॉज ये cos है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे थीटाज में रिवर्स रिलेशन होगा। कैसे, हम इसका एग्जांपल देते हैं आपको कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक तो है cos 30 और एक है आपके पास cos 60। जो cos 30 होता है इसको लिखा जाता है √3/2 और ये होता है 1.86 के इक्वल होता है, और जो cos 60 है उसकी वैल्यू आपके पास होती है दैट इज हाफ और 0.5। तो आप ये लिख सकते हो, आपको ये पता है दैट 0.86 इज ग्रेटर देन 0.5, तो यहां से आप लिख सकते हो दैट cos ऑफ 30 इज ग्रेटर देन cos ऑफ 60। यानी कि जो वैल्यू ग्रेटर है, बट जब आप इसको cos में ले जाते हो तो अंदर के एंगल्स का रिवर्स रिलेशन होता है। आपको ये पता है कि 30 डिग्री इज स्मॉलर देन 60 डिग्री, नंबर की फॉर्म्स में जो 30 है वो 60 से स्मॉलर है, बट cos ऑफ 30 इज ग्रेटर देन cos ऑफ 60। यानी कि जो एंगल्स हैं, cos का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाने की वजह से एंगल्स रिवर्स बिहेव करते हैं। यहाँ पे जो थीटा 1 है, cos ऑफ थीटा 1 सबसे ज्यादा है, बट इससे रिलेशन क्या बनेगा कि वो थीटा 1 सबसे कम हो जाएगा इंडिविजुअल वैल्यू में, और ये ऐसे रिलेशन आएगा आपके पास कि थीटा 1 सबसे स्मॉल होगा, फिर थीटा 2 आएगा और फिर थीटा 3 आएगा। सो दिस इज 1। और ये बोला गया है कि यहाँ पे हाइट है, जो लिक्विड है आपके वो एक सर्टेन हाइट तक रीच कर रहे हैं। अगर वो एक हाइट तक रीच कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सरफेस को वेट कर रहे हैं, यानी कि जो उनके एंगल्स हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, और 90 डिग्री को आप π/2 रेडियन लिख सकते हो। सो जो हमारे पास रिलेशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज थीटा 1 सबसे स्मॉल होगा, थीटा 3 सबसे लार्जर होगा। तो आप देखिए, एक तो ये रिलेशन हो सकता है, थीटा 1 सबसे स्मॉल है यहाँ पे। सो जो हमारा यहाँ पे टोटल सिस्टम बन जाएगा कि जो आपके एंगल्स हैं वो 0 to 90 डिग्री के बीच में वेरी करेंगे, और साथ में जो हमने कंडीशन निकाली है दैट इज थीटा 1 इज सबसे लेस इज और थीटा 3 इज सबसे ग्रेटर।
सो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा θ1, θ2 और θ3, यानी कि एंगल्स 90 से 0 के बीच में वेरी करेंगे, विथ θ3 है जो सबसे लार्जर होगा। एंड अगर हम देखें यहाँ पे, सो हियर इट इज, जो ऑप्शन बी है आपका, ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Water rises to a height h in capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less than h, then तो क्या होगा? इस सिनेरियो में क्या होगा कि सपोज कीजिए आपने हाइट कैलकुलेट की 2t cos थीटा बाय r रो g, और ये जो वैल्यू ऑफ हाइट है ये क्या है, ग्रेटर देन है हाइट ऑफ कैपिलरी, कि कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है ये हाइट की वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो इस सिनेरियो में जो वाटर है वो ओवरफ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? लेट मी एक्सप्लेन। कि सपोज कीजिए आपके पास एक कैपिलरी है और यहाँ से इसकी हाइट, जो हाइट कैलकुलेटेड है वाटर के राइज होने की, उससे कम है। तो जब वाटर यहाँ पे इस सरफेस पे पहुंचेगा, इसके टॉप लेवल पे पहुंचेगा, तो ऊपर आने के बाद वो एक ऐसे कर्व शेप ले लेगा, और कर्व शेप लेने की वजह से जो उसकी ये रेडियस है, ये रेडियस चेंज हो जाएगी। कैपिलरी के इनसाइड की रेडियस तो एज इट इज रहेगी, बट जैसे ही वाटर बाहर आएगा तो बाहर आके पास उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस होगा, तो ये रेडियस चेंज हो जाएगी। ये रेडियस सच ऐसे चेंज होगी कि जो आपकी फाइनल हाइट है या आपकी जो न्यू हाइट हो, एच न्यू जिसको आप बोलो, वो किसके इक्वल हो जाए, वो हाइट ऑफ कैपिलरी के इक्वल हो जाए। और यहाँ से इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो दैट एच इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, कि हाइट ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इनटू रेडियस कांस्टेंट रहती है। तो यहां से आप रेडियस की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर आप इसको फ्री फॉल कर दो तब क्या होगा, तब भी जो वाटर है वो कैपिलरी की हाइट तक ही रीच करेगा, अगेन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं जाएगा। यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वाटर राइजेस अप टू टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain number of spherical drops of liquid of radius r coalesces to form a single drop of radius r. The volume V and volume V, surface tension of the liquid column. तो liquid column की हमें surface tension को find out करना है। तो again हमने surface tension के regarding formulas किए हैं, that surface tension क्या होता है, force by length और energy by change in area। यहाँ पे जो हमारे पास है ये एनर्जी का ही रिलेशन है, और एनर्जी ही हमें फाइंड आउट करनी है कि एनर्जी रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी। क्या करते हैं, चेंज इन एरिया निकालते हैं और उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है सरफेस टेंशन से, हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो चेंज इन एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इनिशियली एन ड्रॉप्स थी, हमारे पास स्टार्टिंग में एन ड्रॉप्स थी, और उससे क्या बन जाती है, वन ड्रॉप बन जाती है। जो ये एन ड्रॉप्स थी इनकी रेडियस थी स्मॉल आर, और जो कैपिटल हमारे पास बड़ी ड्रॉप बनती है उसकी रेडियस है हमारे पास आर। और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, मींस एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये हमारे पास रिलेशन है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम के इक्वल, ये दोनों वॉल्यूम के इक्वल होंगे। अब कैलकुलेट करते हैं चेंज इन एरिया। इसको वॉल्यूम के इक्वल क्यों लिखा, बिकॉज अगर आप देखें आंसर में यहाँ पे वॉल्यूम यूज किया गया है, यानी कि हमें इस वॉल्यूम को कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। डेल्टा ए हो जाएगा, यानी चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनिशियल एरिया होगा, हर ड्रॉप का एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन ड्रॉप्स थी इनिशियली, तो एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको स्मार्टली। क्या करेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ये आर स्क्वायर हो गया ऐसे, और यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई,
3 से डिवाइड आर स्क्वायर और स्मॉल आर से मल्टीप्लाई स्मॉल आर से डिवाइड। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स में इसको फॉर्म करना चाहते हैं। सो ये 3, ये आर, इसको हम साइड में कर लेते हैं और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो किसके इक्वल है? वॉल्यूम के इक्वल है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये वॉल्यूम के इक्वल है, माइनस यहाँ पे ये 3 और ये स्मॉल आर एज इट इज आ जाएंगे और n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम के इक्वल। सो यहाँ से 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं और ये आ जाएगा कैपिटल R बाय स्मॉल r। एंड अब हमारे पास एरिया आ गया। इस एरिया को जस्ट क्या करना है? सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। सो जो एनर्जी होगी इट विल बी 3v इंटू सरफेस टेंशन को हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? T यूज किया है। सो 3vT 1/r माइनस 1 स्मॉल r। और नाउ हमें ये पता है दैट r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तो जो 1/r होगा वो स्मॉलर होगा 1/r के। तो यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी कि जो एनर्जी है यहाँ पे, नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग होगा कि एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब की गई है, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस को करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन वाइज हमारा मैग्नीट्यूड वाइज ये आंसर मैच होता है, बट यहाँ पे लिखा है रिलीज, तो यहाँ पे रिलीज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे अब्सॉर्ब ही आना चाहिए था। तो ये रिलीज नहीं आएगा, अब्सॉर्ब आएगा। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेटेबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, कि जो वेटेबिलिटी है किसी सरफेस की वो किस पे डिपेंड करती है? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हमने क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हमने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया है इसके रिगार्डिंग। हियर इट इज कि जो वेटेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है, कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपका लेस देन 90 डिग्री है तो वेट होगा, अगर नहीं है तो वेट नहीं होगा। सो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो विद दिस हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड इफ यू वांट टू मेक सम डोनेशन, स्कैन दिस QR कोड एंड डोनेट व्हाटएवर अमाउंट यू वांट। इससे हमें वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखने में और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में, बेटर बुक्स लेने में मदद मिलती है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।